Good morning, students. Welcome to Competition Guru, #1 coaching institute of Chandigarh for all teaching examinations, online and offline classes. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HP टेट JBT का क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 में हुआ था। इस वाले सेक्शन में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन। और अगर इस क्वेश्चन पेपर की आप बाकी भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जितनी भी वीडियोस हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, वो सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप JBT की प्रेपरेशन कर रहे हैं या टैट कोई भी टैट है उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 8284867867। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट टाइम JBT के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे CDP में से। पहला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। अलग अलग इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से हमें जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी, उसके इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है। तो जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है वो डेवलप किया गया था बाय रेवन। रेवन ने किया था। ये जो टेस्ट था ये एक तरह का नॉन वर्बल टेस्ट था जिसमें अलग अलग पैटर्न्स का यूज किया जाता था। जैसे मान लो आप देखते होंगे कभी किस तरह से कुछ शेडेड पैटर्न्स का यूज किया जाता है, तो इसके बेसिस पे बच्चे के इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। ओके, ये जो टेस्ट था ये 5 साल के बच्चों या उससे अबव के अडल्ट्स के लिए था। ठीक है, और किस टाइप का टेस्ट था? नॉन वर्बल टाइप का टेस्ट था। क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर है रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which stage is considered most difficult period of time? अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसमें प्रीनेटल पीरियड आ गया, इन्फेंसी पीरियड आ गया, चाइल्डहुड को अर्ली, मिडल एंड लेटर में डिवाइड किया जाता है, देन अडोलसेंस, अडल्टहुड, ओके, उसके बाद मैच्योर अडल्टहुड, ओल्ड एज। ये सारी टोटल 8 टाइप ऑफ स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ कौन सा है? इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, अडोलसेंस है, अडल्टहुड है। तो ये जो चाइल्डहुड पीरियड है, ये इन्फेंसी पीरियड है, इसे बहुत ही अच्छा पीरियड माना जाता है बच्चे की लाइफ में, क्योंकि बच्चा सारी टेंशन से फ्री है, वो बहुत ज्यादा खुश है, अपनी सराउंडिंग में जो अलग अलग चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करता है, एक्साइटेड होता है उनके लिए। बट जो अडोलसेंस पीरियड है उसे बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड माना जाता है। इसे और क्या बोल दिया जाता है? पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तूफान और तनाव की अवस्था बोला जाता है। और ये टर्म किसने यूज की थी? स्टैनली हॉल ने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज की थी। आपने ये चीज याद रखनी है, समटाइम इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इड इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? हम फ्राइड की साइको एनालिटिक मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स दिए थे, अलग अलग तत्व दिए थे। कौन कौन सा था? इड था, ईगो था, इदम जिसे कहा जाता है, और सुपर ईगो था। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट से। तो यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है कि जो इड है या इदम है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये प्लेजर प्रिंसिपल, सुख के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, मतलब इड एक ऐसा थॉट है हमारा माइंड का जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इमीडिएट प्लेजर चाहता है, रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ रियलिटी। रियलिटी की परवाह किए बिना वो क्या चाहता है? प्लेजर चाहता है। क्लियर? और ईगो जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, वास्तविकता के सिद्धांत पे। और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, नैतिकता के सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस लेबल्स एज ए लर्निंग मटेरियल? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शंस है कार्ल रोजर्स, विलियम जेम्स, एबिंगस या फिर फेस्टिंगर। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा एबिंगस। एबिंगस वही हैं जिन्होंने और क्या सिद्धांत दिया था? फॉरगेटिंग का भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था कि भूलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है? तो वैसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हाँ इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, धनात्मक, क्योंकि क्रिएटिव बच्चा एटलीस्ट अबव
नॉर्मल अबव एवरेज तो उसका आईक्यू होना ही चाहिए, ठीक है। बिलो 70 होगा, रिटार्डेड की कैटेगरी में आ जाएगा तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हु propounded द किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किस साइकोलॉजिस्ट ने किया था? तो ये किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, जिसे और क्या बोल देते हैं इस मेथड को? प्लेवे मेथड, खेल विधि भी कहा जाता है। ये भी समटाइम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखो। खेल विधि सी को बोला जाता है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था 1837। क्लियर? जिसमें उन्होंने क्या बात की थी कि हमें क्या करना है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, क्रिएटिविटी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। पेरेंट्स या अडल्ट्स या टीचर बच्चे के लिए क्या चाहते हैं वो जरूरी नहीं है, बच्चा क्या चाहता है खुद के लिए वो जरूरी है। और जो आप पढ़ाते हो और रियलिटी में जो चीजें होती है इनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा रहे हो एक्चुअल में भी वही चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है अटेंशन इज ए। अटेंशन कैसी है? परमानेंट है, टेम्परेरी है, सिलेक्टिव है या ऑल ऑफ द अबव है? तो हर तरह की होती है अटेंशन, समटाइम परमानेंट, समटाइम टेम्परेरी, सिलेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट हम पढ़ते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप किया गया था, जिसमें से एक भाटिया बैटरी टेस्ट था और इसे हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये बच्चे के आईक्यू को, इंटेलिजेंस को चेक करता है। और ये किस तरह का टेस्ट था? ये नॉन वर्बल अशाब्दिक टेस्ट था। एक होता है वर्बल, शाब्दिक टेस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन वर्बल अशाब्दिक। वर्बल में हम किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, बोलकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या रिटन फॉर्म में हो। ओके, नॉन वर्बल में किसी भी तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं होता, जिसे हम क्रियात्मक टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट अलग अलग कुछ क्रियाओं का यूज करके, स्किल्स का यूज करके बच्चे के इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। तो भाटिया बैटरी टेस्ट भी इसी तरह का एक टेस्ट है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज।